चलिए, गुड इवनिंग है सबको। तो कल टेस्ट हुआ था, दिए थे, आंसर नहीं मिला है। आंसर अब बना दिया था क्या? आंसर क्या लिखा था? आंसर मिल गया। और चलिए, तब तो ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। तो पढ़े होंगे तो आपसे क्वेश्चन बना होगा। चलिए आइए, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन न पढ़ रहे थे। आइए, आज इस टॉपिक को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 से 1934 के बीच चला है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में ही गोलमेज सम्मेलन भी आयोजित हुए हैं। गोलमेज सम्मेलन, तो हम लोग गोलमेज सम्मेलन तक पहुंचे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए हैं। उन्हीं गोलमेज सम्मेलनों की चर्चा हम आपके साथ करेंगे। और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई और उस सांप्रदायिक पंचायत के खिलाफ महात्मा गांधी आमरण अनशन किए और फिर अंबेडकर साहब और गांधी जी के बीच पुनः समझौता हुआ। तो ये जो गोलमेज सम्मेलन है और जो आपको सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा है और पुनः समझौता है, ये सब इसी में पढ़ने हैं हम लोगों को। लेकिन पिछले क्लास में जो हम आपको पढ़ाए हैं, जो लिखाए हैं, जो समझाए थे, वहां से 1-2 क्वेश्चन जो है आपको पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। बताइए, गांधी जी ने किस जेल की तुलना मंदिर से किया? पुणे के धरासना नमक गोदाम पर किसके नेतृत्व में धावा बोला गया? सरोजनी। सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिज्म किसकी रचना? महात्मा। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता? आए? खान अब्दुल। किस गोलमेज सम्मेलन की तुलना बिना दुल्हा के बारात से की जाती? प्रथम ना। किसके प्रयास से गांधी और महात्मा गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ? सर तेज बहादुर सप्रू। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता को और कौन समझौता के नाम से जाना जाता है? दिल्ली गांधी समझौता में जो महात्मा गांधी और इरविन की मुलाकात हुई, इसे 2 महात्माओं के मिलन की संज्ञा किसने दी? सरोजनी। गांधी इरविन समझौता को स्वीकृति कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में दिया? 1931 का कराची अधिवेशन। गांधी इरविन समझौता को किसने युग परिवर्तनकारी घटना की संज्ञा दी? के.एम. मुंशी ने। गांधी इरविन समझौता के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन कुछ समय के लिए स्थगित हुए और गांधी इरविन समझौता के वजह से ही कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया ना भाग। ये सब तो गांधी इरविन समझौता की वजह से ही हुआ। चलिए ठीक, अब आ जाइए। देखिए, जो लोग पूछते हैं कि कब खत्म होगा, उनको हम बता दें कि 1930 से 34 की घटना पढ़ा रहे हैं, 1947 तक पढ़ाना है।
तो 2 4 5 क्लास लगेगा, जो भी 2 4 5 7 10 क्लास से कम ही लगेगा, ठीक है, 10 क्लास से कम ही लगेगा, तो जल्दी खत्म हो जाएगा, समझ गए। और आइए पढ़ते हैं अब, आइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो अन्य घटनाएं घटित हुई है उसको हम लोग देखते हैं। आप लोग बड़ी हल्ला करते हैं सिलेबस कब खत्म होगा, जितना पढ़ा है उतना तो याद होगा नहीं, उठा करके पूछेंगे ना, नहीं याद आ जाएगा, समझे। तो अब हम भी सोच ही लिए हैं, ठीक है, ऐसे भी स्टडी मटेरियल तैयार है, और जो है क्या कहते हैं, सब चीज तो तैयार ही है। टारगेट बैच में पढ़ाते हैं ना, पीडीएफ से, पीडीएफ नोट से तो टारगेट बैच में पढ़ाते ही हैं, समझ गए। टारगेट बैच हमको लगता है 8 से 10 महीना में खत्म हो जाता है, या मैक्सिमम 1 साल। टारगेट बैच 8 से 10 महीना या मैक्सिमम 1 साल में खत्म हो जाता है। अब फाउंडेशन बैच वाला सबको भी पीडीएफ नोट देकर के आराम से पढ़ाएंगे, 1 साल में सब चीज खत्म, समझ गए। अब आप कितनों कहिएगा लिखा करके पढ़ाइए, आप लोग कहीं का रहने देते हैं, कितनों कहिएगा लिखा करके पढ़ाइए, लिखा उखा करके पढ़ाने वाले अब ना है। लिखा करके पढ़ाएंगे सिर्फ एक बैच में, और वो बीपीएससी बैच होगा, जो ओरिजिनल बीपीएससी बैच होगा उसी बैच में लिखा करके पढ़ाएंगे, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में जो है लिखना होता है मेंस में, समझिए, सिर्फ उसी बैच में लिखा करके पढ़ाएंगे। बाद बाकी हर बैच में जो है पीडीएफ नोट दे करके पढ़ाएंगे, 8 महीना 10 महीना 12 महीना में सब चीज खत्म, समझ गए। आइए, अब बीच में परिवर्तन करना सही ना है, समझ गए। अभी जो भी बैच है, जितना फाउंडेशन बैच है, सब बैच में लिखा करके ही पढ़ा रहे हैं, और हर बैच में, जैसे आपके बैच में इतिहास खत्म होने वाला है, वैसे किसी बैच में ज्योग्राफी खत्म होने वाला है, वैसे ही किसी बैच में पॉलिटी खत्म होने वाला है। जैसे 8 से 10 में ज्योग्राफी खत्म होने वाला है, 10 से 12 में पॉलिटी खत्म होने वाला है, आपके बैच में हिस्ट्री खत्म होने वाला है। तीनों बैच में तीनों सब्जेक्ट खत्म करके जो है पीडीएफ नोट के थ्रू पढ़ाएंगे। बस यही उपाय है जल्दी सिलेबस खत्म करने का, जल्दी जल्दी बैच भी आएगा, जल्दी जल्दी पैसा भी आएगा, समझे। वो ज्यादा बेटर है, हमारे लिए भी ज्यादा बेटर है, आपके लिए भी ज्यादा बेटर है, समझे। लेकिन जो है आपको नहीं, अब वो सब कुछ नहीं होगा, बहुत आप लोग का सुन लिए हैं, अब हम अपना करेंगे, समझे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, अपना नोट होता है, अपना लिखा हुआ अपना होता है, समझे। वो सीधे तौर पर आपके दिमाग में जाता है। खैर आपके दिमाग में कुछ हो जाने वाला ना है, इसी वजह से जो है पीडीएफ नोट के जरिए आप पढ़िए। आइए आइए पढ़िए। जानते हैं जो कहेगा ना सिलेबस कब खत्म होगा, कोई मतलब ही नहीं है उसको, उसके कॉपी में जितना है उतना उसको उठा करके पूछिए, नहीं देगा जवाब। जबकि होना यह चाहिए जो कॉपी में है उसको कंठस्थ करके रखे, ठीक है। जीएस का क्या है, जीएस की अगर आप बात करेंगे, जीएस समुद्र जैसा है। समुद्र का कोई और छोर होता है, कहिएगा तो 2 मिनट में 1930 से 34 है, 5 मिनट में 1947 पे पहुंचा देंगे हम आपको, 2 4 10 20 को पॉइंट लिखा देंगे, जाइए खत्म, समझे। तो ठीक है, पीडीएफ के जरिए ही पढ़ाएंगे, जल्दी सिलेबस खत्म होगा, आपके लिए भी सही। अब कुछ ना, पीडीएफ ही मिलेगा, समझे, इस सब्जेक्ट को खत्म करने के बाद, ठीक है। आइए, कुछ नहीं, ठीक है। अब पीडीएफ नोट के जरिए पढ़ाएंगे, अब पीडीएफ नोट के जरिए पढ़ाएंगे, एकदम हम पूरा सोच लिए हैं इस बात को, पूरी तरीका से, हर तरीका से हम सोच लिए, हम मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, हर रूप में प्रिपेयर्ड हैं इसको लेकर के, समझ गए। क्योंकि टारगेट बैच में हम देखे हैं, 1275 वाला में भी हम देखे 8 से 10 महीना में सिलेबस खत्म हो गया, 8 से 10 महीना में सिलेबस खत्म हो गया, सब चीज, एवरीथिंग, समझे। अभी भी टारगेट बैच पढ़ा रहे हैं, हमको लगता है 6 महीना हुआ है, 2 से 3 महीना और लगेगा, सारा कुछ खत्म हो जाएगा, 2 से 3 महीना में टारगेट बैच में हमको लगता है खत्म हो जाएगा, समझ गए। तो और या फिर मैक्सिमम बहुत डीप में जाकर के पढ़ाएंगे, पीडीएफ नोट के जरिए 1 साल सफिशियंट है सिलेबस खत्म करने के लिए, 1 साल सफिशियंट है, 12 महीना, 1 साल यानी 12 महीना, 12 महीना में इंक्लूडिंग छुट्टी फुट्टी सब, समझे।
छुट्टी उट्टी सब, अगर सिर्फ लेक्चर हो, लेक्चर के जरिए खत्म किया जा सकता है, समझे। काहे कि देखिए आप देखते होंगे अगर आधा घंटा लेक्चर देते हैं तो आधा घंटा लिखाना पड़ता है, या आधा घंटा लेक्चर देते हैं तो 40 मिनट कभी कभी लिखाना पड़ता है, समझे। तो जितना लेक्चर देने में समय लगता है उतना समय लिखाने, और उससे कभी कभी ज्यादा समय भी लग जाता है लिखाने में, समझे। तो ठीक है, जो है सो है। आइए अब हम पूरी तरीका से मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, और तीनों जगह 3 बैच फाउंडेशन का तीनों जगह जो है वही करेंगे जो बोल रहे हैं, जल्दी खत्म होगा। इसमें जानते पैसा भी कम आने लगा है, बैच आता है तब ना पैसा आता है, बैच ने तो पैसा कहां से। अरे और जगह लेंगे और जगह बढ़ाएंगे, और क्या क्या दिक्कत है। आइए पढ़िए अब। तो गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन हेडिंग मरवाए थे, यही हेडिंग मरवाए थे, समझिए अब। देखिए गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ। कहां हुआ? लंदन में। लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुआ, लंदन में। और लंदन में एक स्थान था जेम्स पैलेस, जेम्स पैलेस। लंदन के जेम्स पैलेस में गोलमेज सम्मेलन हुए, जेम्स पैलेस में। लंदन के जेम्स पैलेस में गोलमेज सम्मेलन हुए, गोलमेज सम्मेलन हुए। और गोलमेज सम्मेलन प्रथम ऐसा सम्मेलन था जिस सम्मेलन में अंग्रेजों ने भारतीयों को अपने बराबर का दर्जा दिया। गोलमेज सम्मेलन पहला ऐसा सम्मेलन था जिस सम्मेलन में अंग्रेजों ने भारतीयों को अपने समकक्ष का दर्जा दिया, अपने बराबर का दर्जा दिया, अपने समकक्ष का दर्जा दिया, मतलब अपने बराबर का दर्जा दिया, अपने बराबर का दर्जा दिया, अपने बराबर का दर्जा दिया, अपने बराबर का दर्जा दिया। और एक मेज था जो गोलाकार था, एक मेज था यानी टेबल, मेज का मतलब टेबल, एक टेबल था जो गोलाकार था। उस टेबल के चारों तरफ कुर्सी लगा हुआ था, और अंग्रेज और भारतीय एक साथ बैठकर गोलमेज सम्मेलन में वार्ता किया, गोलमेज सम्मेलन में वार्ता किया। तो गोलाकार मेज पर बैठकर अंग्रेज और भारतीयों के बीच वार्ता हुआ है, जिस वजह से सम्मेलन को ही नाम दे दिया गया गोलमेज सम्मेलन। और जो गोलमेज सम्मेलन है, तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड थे, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड ने ही तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किया, तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किया, तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किया। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के राजा हुआ करते थे जॉर्ज पंचम।
ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम ने तीनों गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया, लेकिन अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड ने किया। और कहा जाता है भीमराव अंबेडकर एक ऐसे भारतीय नेता हुए जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए। और भीमराव अंबेडकर के अलावे एक और नाम आता है सर तेज बहादुर सप्रू का, जो कांग्रेस के उदारवादी विचारधारा के नेता थे, उन्होंने भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया। तो सर तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये दोनों ऐसे भारतीय राजनेता हुए जो तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को शुरू हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को शुरू हुआ। और इन तीन गोलमेज सम्मेलनों में अगर देखा जाए, एकमात्र गोलमेज सम्मेलन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट किया था। और उस समय की अगर आप बात करेंगे तो उस समय भारत का मतलब कांग्रेस था और कांग्रेस का मतलब भारत था। और उस समय कांग्रेस ही पार्टिसिपेट नहीं किया दो गोलमेज सम्मेलन, पहला और तीसरा में। तो जिस वजह से पहला और तीसरा गोलमेज सम्मेलन का कोई परिणाम निकल करके सामने नहीं आया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का भी कोई परिणाम निकल करके सामने नहीं आया। कांग्रेस एकमात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कांग्रेस की अगर हम लोग बात करें तो कांग्रेस एकमात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग लिए थे महात्मा गांधी। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग लिए थे महात्मा गांधी। और कहा जाता है कि महात्मा गांधी जहाज से लंदन गए थे, भारत से लंदन गए थे। और महात्मा गांधी राजपुताना, जहाज का नाम था राजपुताना नामक जहाज से महात्मा गांधी भारत से लंदन गए थे। और गांधी जी के साथ उनका पुत्र देवदास गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, घनश्याम दास बिरला, महादेव देसाई, ये सभी लोग गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए हुए थे। ये सभी लोग द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ भाग लेने के लिए गए हुए थे। ये सभी लोग द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी के साथ गए हुए थे। गांधी जी जब लंदन गए, जब गांधी जी लंदन गए तो उन्हें देखने के लिए ब्रिटेन के बड़े बड़े लोग आए थे। कौन है गांधी? जो अंग्रेजों के नाक में दम करके रख ले है, जो अंग्रेज लगभग पूरे विश्व को अपने कब्जे में किया। और उस अंग्रेज के नाक में दम करके रखे हुए थे गांधी जी। और गांधी जी का जो वस्त्र था फकीर जैसा, धोती पहनते थे, आधा ओढ़ते थे। तो गांधी जी को जब ब्रिटेन के लोगों ने देखा, वे आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अर्धनग्न फकीर जैसा व्यक्ति अंग्रेजों के नाक में दम करके रख सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखिए, कपड़ा से, मेकअप से कुछ नहीं होता है, सब कुछ होता है दिमाग से। समझ गए? सब कुछ दिमाग से होता है, दिमाग से, यहां से, समझे? अगर कपड़ा से कुछ होना होता तो गांधी जी भी टाई बैच बेल्ट लगा करके जाते लंदन, लेकिन अर्धनग्न फकीर के वेशभूषा में गांधी जी लंदन गए।
और गांधी जी लंदन पहुंचे। लंदन के किंग्सले हॉल में, किंग्सले हॉल, लंदन के किंग्सले हॉल में गांधी जी ठहरे और फिर गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत 7 सितंबर 1931 को हुई। गांधी जी भाग लिए और गांधी जी अपनी बात अंग्रेजों के समक्ष रखना चाहते थे। गांधी जी अपनी बात अंग्रेजों के समक्ष रखना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही अंग्रेजों ने चाल चलते हुए सांप्रदायिक मुद्दा को उठा दिया। हिंदू मुसलमान, उच्च जाति के हिंदू, निम्न जाति के हिंदू, यानी धार्मिक मुद्दा को उठा दिया। धार्मिक मुद्दा को उठा दिया, और धार्मिक मुद्दा होता है बड़ी सेंसिटिव। धार्मिक मुद्दा को उठा दिया। हिंदू मुसलमान वाला बात द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में होने लगा। मतलब हुआ क्या, 4 दोस्त पढ़ने के लिए बैठे, सोच करके बैठे कि पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और बैठने के बाद वहां पर नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी का बात शुरू, हिंदू मुसलमान का बात शुरू। अब उसमें पढ़ाई संभव है? नहीं। तो इसलिए हम कहना चाह रहे हैं, आप सुनिए, समझिए, जो कि हम हर जगह कह रहे हैं अभी, और ये सच भी है। आप कोई भी वैसा काम मत कीजिए जो आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। आप अगर 4 दोस्त मिलकर के बैठ करके बात करते हैं, मोदी राहुल करते हैं, लालू नीतीश करते हैं, चिराग तेजस्वी करते हैं, इससे क्या आपका प्रगति होगा? नहीं, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। और कोई आपका नहीं है, इस बात को आप जान लीजिए, कोई आपका नहीं है। आप अकेले हैं जो आप अपना है, उसके अलावा कोई आपका नहीं है। इस बात को आप सोच करके चलिए। और उन लोगों के बात करने से, उन लोगों का बात करने से कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। इसलिए ये सब काम आप ना कीजिए, इन कामों से आप बचिए। अगर वैसा दोस्ती है तो उनसे दोस्ती तोड़ लीजिए, अच्छे लोगों से दोस्ती कीजिए, पढ़ने वाले लोगों से दोस्ती कीजिए, अच्छे लोगों से, पढ़ने वाले लोगों से दोस्ती कीजिए। समझ गए? पढ़ने वाले लोगों से दोस्ती कीजिए। तो जो है, आपको वैसा काम कभी मत कीजिए जो आपको आपके लक्ष्य से पीछे धकेलता है। हमेशा वैसा काम कीजिए जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाता है। समझे? तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। गांधी जी अपना मुद्दा उठाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले, गांधी जी को मुद्दा उठाने से पहले ही गांधी जी को भटका दिया गया। गांधी जी समझ गए। गांधी जी थे बड़ी दूरदर्शी, दिमाग के बड़ी तेज थे। गांधी जी भी बनिया थे, बनिया जानते हैं ना? बनिया यानी व्यापारी। अंग्रेज भी क्या था? व्यापारी। अंग्रेज भी व्यापारी था, और गांधी जी भी एक प्रकार से बनिया थे, वो भी व्यापारी थे। तो मतलब बनिया जैसे सोच सकता है, वैसे गांधी जी भी सोच लेते थे। और गांधी जी लंदन में भी रहे थे। लंदन में भी अपने जीवन का एक बड़ा कालखंड गांधी जी ने लंदन में गुजारा। शिक्षा ग्रहण किया उन्होंने, लंदन की यात्रा कई दफा उन्होंने किया। तो इंग्लैंड के बनिया के दिमाग को गांधी जी समझ गए थे।
तो गांधी जी समझ गए कि मुद्दा से भटकाया जा रहा है, कुछ भी होने वाला ना है अब इसमें। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को बीच में ही छोड़ दिए और निकल गए बाहर। बाहर निकल गए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को बीच में ही छोड़ करके गांधी जी बाहर निकल गए। और अंग्रेजों को डराने के लिए गांधी जी लंदन से सीधे भारत नहीं आए, गांधी जी जर्मनी गए, हिटलर से मिले। हिटलर से मिले मतलब एक प्रकार से एक संदेश देना चाहते थे कि अगर अंग्रेज ऐसे नहीं माना तो वैसे मनाएंगे। मतलब अगर प्रेम से नहीं माना तो दूसरा तरीका भी हम अपना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको हिटलर से कोई ये है, हिटलर की नीतियों से हमको कोई द्वेष भावना हम हिटलर की नीतियों का रखते हैं, नहीं। और फिर गांधी जी भारत वापस लौटे। गांधी जी भारत वापस आने के बाद घोषणा किए, मैं खाली हाथ वापस आया हूं, लेकिन भारत ने हमें जो झंडा दिया था उसे हमने झुकने नहीं दिया। और फिर गांधी जी उस समय के वायसराय से मिलने का प्रयास किए। उस समय तक वायसराय बदल गए थे, इरविन चले गए थे, नए वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन बन गए थे। लॉर्ड वेलिंगटन से गांधी जी ने मिलने का प्रयास किया, लेकिन लॉर्ड वेलिंगटन गांधी जी से मिलने से इनकार कर दिया। लॉर्ड वेलिंगटन गांधी जी से मिलने से इनकार कर दिया। और फिर गांधी जी ने जनवरी 1932 में फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने कर दिया। और जनवरी 1932 से जो फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने कर दिया, उसे द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है, या द्वितीय चरण का सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। द्वितीय चरण का सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। और जैसे ही द्वितीय चरण के सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, वैसे ही कांग्रेस के जितने भी प्रमुख नेता थे सबको गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया। और कांग्रेस के प्रमुख नेता ही नहीं बल्कि कांग्रेस के छुटभइये नेता को भी, छोटे छोटे नेता को भी गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया। और द्वितीय चरण के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहा जाता है कि लगभग 1 लाख लोगों को पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया था। 1 लाख लोगों को पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया था। मतलब कांग्रेस के छोटे से लेकर बड़े सब नेता को पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया। और कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। कांग्रेस को फिर से गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। अब जब कोई लीडर ही नहीं है तो आंदोलन कैसे होगा? तो फिर भी छिटपुट तरीका से सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता रहा। और अंततः अप्रैल 1934 ईस्वी आते आते द्वितीय चरण का सविनय अवज्ञा आंदोलन भी समाप्त हो गया। द्वितीय चरण का सविनय अवज्ञा आंदोलन भी समाप्त हो गया। लेकिन इस बीच में एक सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा हुई है और पूना समझौता हुआ है। तो सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा और पूना समझौता को आगे हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा लिखिए आप। लिखिए, डैश देकर, गोलमेज सम्मेलन डैश देकर।
गोलमेज सम्मेलन गोलमेज सम्मेलन गोलमेज सम्मेलन गोलमेज सम्मेलन पहला ऐसा मौका था, गोलमेज सम्मेलन पहला ऐसा मौका था गोलमेज सम्मेलन पहला ऐसा मौका था जिसमें अंग्रेजों ने भारतीयों को अपने समकक्ष का दर्जा दिया। अपने समकक्ष का दर्जा दिया। समकक्ष मतलब बराबर, बराबर, फुल स्टॉप। लंदन में लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए जिसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत 12 नवंबर 1930 से, जिसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत 12 नवंबर 1930 से, कौमा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत 7 सितंबर 1931 से, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत 7 सितंबर 1931 से और तृतीय गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत 17 नवंबर 1932 से, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत 17 नवंबर 1932 से। सत्रह नवंबर 1932 से हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, गोलमेज सम्मेलन लंदन के जेम्स पैलेस में गोलमेज सम्मेलन लंदन के जेम्स पैलेस में गोलमेज सम्मेलन लंदन के जेम्स पैलेस में हुआ है।
गोलमेज सम्मेलन लंदन के जेम्स पैलेस में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय 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 ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड रेमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड थे। रेमजे मैकडोनाल्ड थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किया। जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किया। जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किया। नेक्स्ट पॉइंट, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के सम्राट 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 जॉर्ज पंचम थे। जॉर्ज पंचम थे। जॉर्ज पंचम थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया। जॉर्ज पंचम थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सर तेज बहादुर सप्रू। 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 ऐसे भारतीय राजनेता हुए। ऐसे भारतीय राजनेता हुए जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। ऐसे भारतीय राजनेता हुए जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। 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 जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए।
नेक्स्ट, कांग्रेस कांग्रेस नेक्स्ट पॉइंट, कांग्रेस सिर्फ एक कांग्रेस सिर्फ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। कांग्रेस सिर्फ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। फुल स्टॉप। इस गोलमेज सम्मेलन में इस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के तरफ से भाग इस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के तरफ से भाग महात्मा गांधी ने कांग्रेस के तरफ से भाग महात्मा गांधी ने लिया था। कांग्रेस के तरफ से भाग महात्मा गांधी ने लिया था। फुल स्टॉप। उसी में गांधी जी के साथ गांधी जी के साथ महादेव देसाई, गांधी जी के साथ महादेव देसाई, गांधी जी के साथ महादेव देसाई, कोमा सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, कोमा घनश्याम दास बिरला, घनश्याम दास बिरला, देवदास गांधी, देवदास गांधी, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय इत्यादि ने भाग लिया था। इत्यादि ने भाग लिया था। फुल स्टॉप। इस सम्मेलन इस सम्मेलन के दौरान गांधी जी लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। इस सम्मेलन के दौरान गांधी जी लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। इस सम्मेलन के दौरान गांधी जी लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। इस सम्मेलन के दौरान गांधी जी लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। बोर्ड पे लिखा हुआ है लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। बोर्ड पे लिखा हुआ है जी लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। नेक्स्ट पॉइंट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान, अगला पॉइंट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान संप्रदायवाद 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 का मुद्दा उठाकर संप्रदायवाद का मुद्दा उठाकर मूल मुद्दा से सम्मेलन को भटका दिया गया। मूल मुद्दा से सम्मेलन को भटका दिया गया, जिस कारण महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर वापस भारत लौट गए। बीच में ही छोड़कर वापस भारत लौट गए। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी भारत आने के बाद कहा कि के बाद डैश के बाद इन्वर्टेड कॉमा, की के बाद डैश के बाद इन्वर्टेड कॉमा, मैं खाली हाथ वापस भारत लौटा हूं। मैं खाली हाथ वापस भारत लौटा हूं, लेकिन भारत ने जो हमें
लेकिन भारत ने जो हमें झंडा दिया, उसे लेकिन भारत ने जो हमें झंडा दिया उसे झुकने नहीं दिया, उसे झुकने नहीं दिया। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी भारत आने के बाद, अगला पॉइंट, गांधी जी भारत आने के बाद 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 वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन से 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 लॉर्ड वेलिंगटन से मिलने का प्रयास किया। मिलने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं मिले। लेकिन वे नहीं मिले, जिस कारण गांधी जी ने दोबारा जाने दीजिए उसको, जिस कारण गांधी जी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की योजना बनाया और जनवरी 1932 ईस्वी से द्वितीय चरण का सविनय अवज्ञा आंदोलन जनवरी 1932 ईस्वी से द्वितीय चरण का सविनय अवज्ञा आंदोलन द्वितीय चरण का सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। फुल स्टॉप। उसी में जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ, वैसे ही
जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ वैसे ही आंदोलन शुरू हुआ वैसे ही कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया। तथा कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया। साथ ही साथ कांग्रेस की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई नेक्स्ट पॉइंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन अप्रैल 1934 आते सविनय अवज्ञा आंदोलन अप्रैल 1934 आते समाप्त हो गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन अप्रैल 1934 आते समाप्त हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों में जंगल कानून को तोड़े गए। और पूर्वी भारत यानी बिहार बंगाल के क्षेत्र में चौकीदारी कर
समाप्त कर दिए गए। चलिए अब हेडिंग मारिए सांप्रदायिक पंचाट और पूना समझौता। सांप्रदायिक पंचाट और पूना समझौता। कम्युनल एवार्ड एंड पूना पैक्ट। कम्युनल एवार्ड एंड पूना पैक्ट। कम्युनल एवार्ड एंड पूना पैक्ट। चलिए समझते हैं, लेकिन समझने से पहले जितना समझाएं लिखा है वो पढ़िए तो याद करवाएंगे तब समझाएंगे। हेडिंग मार लिए है ना, कोई बात नहीं है, पहले पढ़िए पढ़िए पढ़िए, याद करवाएंगे तब आगे बढ़ेंगे। पढ़िए। कर लिए, दीजिए तो हीरो।
है। कौन ऐसा सम्मेलन था जिसके जरिए पहली बार अंग्रेजों ने भारतीयों को अपने बराबर या समकक्ष का दर्जा दिया? कौन था? गोलमेज। कितने गोलमेज सम्मेलन? कितने गोलमेज सम्मेलन कहां हुए? लंदन में। कहां हुए हैं? प्रथम गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत कब से हुई है? 12 नवंबर 1900। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत कब से हुई? 12 नवंबर 1900। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत कब से हुई? 7 सितंबर 1900। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत कब से हुई? 7 सितंबर 1900। तृतीय गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत कब से हुई? 17 नवंबर 1900। 17 नवंबर 1900। तृतीय गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत कब से हुई? गोलमेज सम्मेलन लंदन में कहां आयोजित हुआ? जेम्स पैलेस। गोलमेज सम्मेलन लंदन में कहां आयोजित हुआ? कहां आयोजित हुआ? तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैक। तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता कौन किया? रैमजे मैकडोनाल्ड। तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता कौन किया? तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता कौन किया? तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के सम्राट कौन थे? जॉर्ज पंचम। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के सम्राट कौन थे? जॉर्ज। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के सम्राट कौन थे? जॉर्ज पंचम। कौन कौन ऐसे भारतीय राजनेता हुए जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए? भीमराव अंबेडकर और सर तेज बहादुर। कौन कौन ऐसे राजनेता हुए जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए? भीमराव अंबेडकर और सर तेज बहादुर। कांग्रेस कितने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? एक में ना। एक में ना। किसमें? किसमें? कांग्रेस की तरफ से भाग कौन लिया था? कौन भाग लिया था? इस दौरान गांधी जी कौन हॉल में ठहरे थे? लंदन के किंग्सले हॉल। लंदन के किंग्सले हॉल। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान संप्रदायवाद का मुद्दा उठाकर मूल मुद्दा से सम्मेलन को भटका दिया गया, जिस वजह से महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर वापस भारत आ गए। और भारत आने के बाद गांधी जी ने क्या कहा? वापस आने के बाद गांधी जी क्या कहे थे? गांधी जी भारत आने के बाद वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन से मिलने का प्रयास किए, लेकिन वेलिंगटन मिला नहीं, ना मिला, जिस वजह से गांधी जी द्वितीय चरण के सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए। गांधी जी द्वितीय चरण के सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब किए? जनवरी 1900। और फिर कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में बंद किया गया। कांग्रेस को गैरकानूनी संस्था घोषित किया गया। और आगे चलकर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म हो गया। और किस आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों में जंगल कानून को तोड़े गए? पूर्वी भारत में चौकीदारी कर को समाप्त कर दिया गया। सविनय अवज्ञा। एगो पॉइंट छूटा है। गांधी जी राजपुताना नामक जहाज से गए थे लंदन। वो पॉइंट छूट गया है। छूट गया है ना? लिखिए तो, कहीं पर भी लिख लीजिए ना, उस पूरा क्रम के दौरान कहीं पर भी लिख दीजिए, जहां पे जगह मिलता है लिख लीजिए। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन राजपुताना नामक जहाज से गए थे। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन राजपुताना नामक जहाज से गए थे।
गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन राजपुताना नामक जहाज से गए थे। राजपुताना नामक जहाज से गए थे। ठीक है, आइए सांप्रदायिक पंचाट, कम्युनल अवार्ड और पुनः समझौता। समझिए, सुनिए सुनिए। भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। किसको अधिकार दिलाने के लिए भाग लिए? दलितों को। और भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में दलितों का ही, अछूतों का ही प्रतिनिधित्व कर रहे थे। दलितों का प्रतिनिधित्व भीमराव अंबेडकर किए और अछूतों का नेतृत्व करने के लिए ही, दलितों का नेतृत्व करने के लिए ही भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। भीमराव अंबेडकर ने यह देखा दलित हिंदू को मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता है। अभी भी जो है हाल का घटना है, अखिलेश यादव कोई मंदिर में पूजा करने गए थे, जब वो निकले तो उसके बाद जो है मंदिर को धोया गया। जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री थे, जब वो किसी मंदिर में पूजा करने के लिए गए, वो निकले तो मंदिर को धोया गया। समझे? तो दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था, दलितों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता था। इस बात से भीमराव अंबेडकर काफी नाराज रहते थे और दलितों को उसका हक और अधिकार दिलाने को लेकर भीमराव अंबेडकर ने भारत से लेकर लंदन तक अपनी आवाज को बुलंद किया। भीमराव अंबेडकर यह चाहते थे कि दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया जाए। दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया जाए। दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया जाए। मतलब दलितों को यह अधिकार दिया जाए कि दलितों के लिए चुनाव अलग होगा। दलितों के लिए चुनाव अलग होगा। उस चुनाव में उम्मीदवार दलित होंगे और मतदाता भी दलित ही होंगे। मतलब भीमराव अंबेडकर यह चाहते थे कि हिंदुओं में उच्च जाति के हिंदू, है लड़का, है कौन है बैग वाला, उसको पकड़ के लो तो जी, उधर से इधर से घूमो, वो लड़का बाहर निकला, उसको पकड़ के लो। ठीक है, क्लास समाप्त हुआ है, वहां पे जाकर के रहो तो, गेट पे रहो तो। सब पागल सब है। बताइए, अभी समझा रहे हैं, बाहर निकल रहा है, बैग सब तानना शुरू कर दिया है। समझे? अजीब हाल है इस सब का। आइए समझिए, क्या समझाएंगे बताइए। उस सब का क्या लगता है कुछ हो जाएगा? वो भरम में जी रहा है, वो भरम में जी रहा है कि उन लोग का कुछ हो जाएगा। समझे? ऐसे थोड़े होता है जी। क्लास चल रहा है यार, क्लास कम से कम खत्म होने दो, उसके बाद जाना। फिर इसी सब विद्यार्थी को समझ में नहीं आएगा। हर चीज एक दूसरे से लिंकेज होता है, जुड़ा हुआ होता है। समझे? क्या कहा जाए इस सबको, एकदम विद्वान सब है इस सब अंबेडकर साहब का नाती सब है, कालिदास का पोता सब ना, विद्वान सब है।
जो भागता है उसको हम बोल रहे हैं। चलिए समझिए, देखिए दलितों के साथ, दलित हिंदुओं के साथ छुआछूत का व्यवहार कौन करता था? उच्च जाति के हिंदू, उच्च जाति के हिंदू करता था, उच्च जाति का हिंदू करता था, उच्च जाति का हिंदू करता था। तो अंबेडकर साहब यह चाहते थे कि दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिले, और अंबेडकर साहब ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड से यह मांग किए थे कि दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया जाए। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड भीमराव अंबेडकर के मांग को स्वीकार करते हुए ही दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार देने हेतु ही जो घोषणा किया, उस घोषणा को ही इतिहास में सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को, 16 अगस्त 1932 को दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिलाने हेतु जो घोषणा किया, वही सांप्रदायिक पंचायत कहलाता है या कम्युनल अवार्ड कहलाता है। जब कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई, महात्मा गांधी को पता चला, तो महात्मा गांधी उस समय पूना के यरबदा जेल में बंद थे। गांधी जी कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा को पढ़े और गांधी जी समझ गए। गांधी जी क्या समझ गए? तो गांधी जी यह समझ गए कि जैसे अंग्रेज 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार देकर हिंदू और मुसलमानों के बीच एक गहरा खाई पैदा कर दिया है, वैसे ही अंग्रेज इस सांप्रदायिक पंचायत के जरिए हिंदुओं में, उच्च जाति के हिंदू और निम्न जाति के हिंदू या दलित हिंदू में, दलित हिंदू के बीच में एक गहरा खाई पैदा करना चाहता है। गांधी जी सांप्रदायिक पंचायत को लेकर यह मानते थे कि इस सांप्रदायिक पंचायत के जरिए उच्च जाति के हिंदू और निम्न जाति के हिंदू, उच्च जाति के हिंदू और निम्न जाति के हिंदू के बीच में एक गहरा खाई अंग्रेज पैदा करने जा रहा है। मतलब जो कट्टरता हिंदू और मुसलमानों के बीच अंग्रेजों ने स्थापित किया, वही कट्टरता उच्च जाति के हिंदू और निम्न जाति के हिंदू के बीच में अंग्रेज स्थापित करना चाहता है सांप्रदायिक पंचायत के जरिए। और फिर गांधी जी को लगा ये तो बहुत गलत हो जाएगा, अगर ऐसा होता है तो गलत होगा। और एक बात जानिए, हिंदू जो मुसलमान से नफरत करता, मुसलमान जो हिंदू से नफरत करता है, इसमें अंग्रेजों का भी बहुत बड़ा हाथ है। अंग्रेजों का भी बहुत बड़ा हाथ है। अंग्रेजों के आगमन से पहले भारत में हिंदू मुसलमान नहीं लड़ता था, नहीं लड़ता था। लेकिन अंग्रेजों के आगमन के बाद अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच में मनमुटाव स्थापित किया अपनी नीतियों के तहत, अपनी नीतियों के तहत। गांधी जी इस बात को समझते थे। गांधी जी थे बड़ी दूरदर्शी। गांधी जी इस बात को समझ गए कि जैसे 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार देकर के अंग्रेज हिंदू को मुसलमान से लड़ा रहा है, वैसे दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार देकर के उच्च जाति के हिंदू को निम्न जाति के हिंदू से लड़ाने का काम अंग्रेज करेगा। और
फिर इस सांप्रदायिक पंचाट के खिलाफ महात्मा गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए। 20 सितंबर 1932 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए और गांधी जी घोषणा कर दिए कि जब तक यह सांप्रदायिक पंचाट वापस नहीं लिया जाता है हम आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे, हम मर जाएंगे। लेकिन जब तक इसे वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम आमरण अनशन तोड़ने वाले नहीं है। गांधी जी को बहुत बीमारी था। 1 सप्ताह 10 दिन में गांधी जी लोटपोट हो जाते थे, समझे, मतलब स्थिति काफी बिगड़ जाता था। और बीमारी का कारण था अपने आप पे ध्यान नहीं देना, अपने आप पे ध्यान नहीं देना मतलब अपने खान पान पे, अपने रहन सहन पे ध्यान नहीं देना। तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए और फिर मदन मोहन मालवीय के प्रयास से महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 को महाराष्ट्र के पूना के यरबदा जेल में एक समझौता हुआ, जिस समझौता को इतिहास में पूना समझौता कहा जाता है। और इस पूना समझौता पर डॉक्टर अंबेडकर साहब ने हस्ताक्षर किया था और महात्मा गांधी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया था। और इस पूना समझौता के जरिए सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा को वापस लिया गया। अंबेडकर साहब के कारण सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा आई थी, पूना समझौता के जरिए सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा को वापस लिया गया। और जब सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा को वापस लिया गया तो अंबेडकर साहब ने गांधी जी के समक्ष यह मांग रखा कि चलिए ठीक है, दलितों को पृथक निर्वाचन ना दिया जाए, लेकिन दलित पिछड़े हुए हैं, शैक्षणिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, इनको अगर आप विशेष सुविधा नहीं दीजिएगा तो ये समाज की मुख्य धारा में नहीं आ पाएंगे। और इनको समाज के मुख्य धारा में लाना है, तो इनको समाज के मुख्य धारा में लाना है तो इनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। और अंबेडकर साहब ने ही दलितों के आरक्षण की वकालत की और फिर दलितों को आरक्षण मिला। और आप देखते होंगे लोकसभा में एससी एसटी के लिए सीट आरक्षित है। लोकसभा में 543 सीट है ना, एससी के लिए 84, शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट, मतलब 543 में से 84 को एससी कैटेगरी के लोग ही लोकसभा के सदस्य बनेंगे। और एसटी के लिए 47 सीट आरक्षित है, शेड्यूल ट्राइबल यानी अनुसूचित जनजाति। ये जो आज आप देख रहे हैं कि लोकसभा में एससी एसटी के लिए सीट आरक्षित है, राज्यों के विधानसभा में भी एससी एसटी के लिए सीट आरक्षित है, और पंचायती राज संस्थाओं में भी एससी एसटी के लिए सीट आरक्षित है, नगर पालिका में भी एससी एसटी के लिए सीट आरक्षित है। किसके वजह से हो पाया? पूना समझौता की वजह से हो पाया, भीमराव अंबेडकर की वजह से हो पाया, पूना समझौता की वजह से हो पाया, भीमराव अंबेडकर की वजह से हो पाया। तो एक प्रकार से कहिए तो जो पूना समझौता है, पूना समझौता के जरिए, एक प्रकार से कहिए तो जो पूना समझौता है, पूना समझौता के जरिए, पूना समझौता के जरिए केंद्रीय विधानसभा में एससी एसटी के लिए सीट आरक्षित किया गया। और आगे आजादी के बाद जब लोकसभा आया तो लोकसभा में एससी एसटी के लिए सीट आरक्षित हो गया।
और आरक्षण दलितों को दिलाने में अंबेडकर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। और यहीं से पूना समझौता से ही एक प्रकार से कहिए तो दलितों को आरक्षण मिला, दलितों को आरक्षण यहीं से मिला। और जब अंबेडकर साहब संविधान के जरिए दलितों को आरक्षण देना चाह रहे थे तो काफी उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन वे इस बात को समझते थे आरक्षण जरूरी है, और फिर उन्हीं के वजह से जो है दलितों को आरक्षण मिल पाया। तो अब नीचे से लिखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मांग पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मांग पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मांग पर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया, दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया, दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया। यही सांप्रदायिक पंचायत कहलाता है। इसकी घोषणा इसकी घोषणा 16 अगस्त 1932 को हुई है। इसकी घोषणा 16 अगस्त 1932 को हुई है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा को लेकर ही महात्मा गांधी ने पूना के यरबदा जेल में आमरण अनशन पूना के यरबदा जेल में आमरण अनशन
पुणे के यरबदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। तत्पश्चात मदन मोहन मालवीय के प्रयास से मदन मोहन मालवीय के प्रयास से मदन मोहन मालवीय के प्रयास से गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता हुआ। जिसे पूना समझौता कहते हैं। इस समझौता में गांधी जी के तरफ से हस्ताक्षर इस समझौता में गांधी जी के तरफ से हस्ताक्षर मदन मोहन मालवीय ने किया। इस समझौता में गांधी जी की तरफ से हस्ताक्षर मदन मोहन मालवीय ने किया। फुल स्टॉप। चलिए इससे आगे मिलेंगे अगले क्लास में। निकलिए लड़की लोग। ए लड़का साइड हो जाओ। ए लड़की को निकलने दो। लड़की फर्स्ट, लड़का सेकेंड। मिलते हैं अगले क्लास में। हाँ बोलिए। क्या? हाँ एप्लीकेशन पे जाके कीजिए ना। एप्लीकेशन पे फ्री रहता है, फ्री रहता है।